नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा करंट जीके की इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस सीरीज में हम एमी सेट पर जो हमने पिछले करंट जीके की सीरीज में जो चर्चा की थी उसको ही हम आगे बढ़ाएंगे। मेरे कहने का अर्थ ये है कि एमी सेट के लिए हम पार्ट 2 पर चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा से पहले एक सूचना है, और सूचना ये है कि आज 3 अप्रैल 2019 को हमारी जो टोंक रोड की ब्रांच है उसमें नया बैच प्रारंभ होने जा रहा है 6 से 7:30। ये पूरा जीके से रिलेटेड होगा सारा, जिसके अंदर साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री व करंट जीके से अपडेट कराया जाएगा। पूर्ण रूप से ये सिस्टमेटिक और अपडेटेड जीके होगा। तो आज 3 अप्रैल 2019 को शाम को 6 बजे नया बैच प्रारंभ होगा। तो इस सूचना के बाद मैं कल की ही बात को आगे बढ़ाता हूँ, जिसके तहत अपनों ने एमी सेट के बारे में बात की थी, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट, जिसका प्रक्षेपण इसरो ने 1 अप्रैल 2019 को श्री हरिकोटा, आंध्र प्रदेश से किया PSLV C45 के द्वारा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है, PSLV C45। उसके बाद हमने एमी सेट के बारे में कुछ बातें की। तो सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे सामने निकल कर ये आई कि ये जो है दुश्मन की रडार को नियंत्रण में कर सकता है, रडार को पहचानने में सहायक है। इसके अतिरिक्त हमने इसका जो कंक्लूजन निकाला था वो ये था कि ये DRDO के डिफेंस रिसर्च में हेल्प करेगा, और इसका निर्माण भी है DRDO और इसरो ने मिलकर किया है। कल हमने इस पर पूर्ण रूप से चर्चा की थी, लेकिन ये पूर्ण रूप से तभी माना जाएगा जब हम इसरो, DRDO, रडार, PSLV इनके बारे में हम बेसिक रूप से और जो अपने काम की चीज़ें हैं उन पर हम ध्यान दें। तो उन्हीं को लेकर ये हम इस सीरीज में हम बात करेंगे। DRDO और इसरो के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम PSLV और रडार के बारे में बात करेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि इस पूरी सीरीज के 3 पार्ट्स बनेंगे। अब देखिए, कल हमने जो ये चर्चा की थी एमी सेट के बारे में, इस पूरे एमी सेट को एक वैल्यू एडेड के तौर पर आप ये लिख दीजिए, ये जो पूरा जो प्रोजेक्ट है, पूरा जो इसरो ने जो ये एमी सेट का सफल प्रक्षेपण किया है, इसको एक नाम दिया गया है प्रोजेक्ट कौटिल्य। हेडिंग डाल दीजिए, प्रोजेक्ट कौटिल्य। ये पूरा प्रोजेक्ट है। तो मैं यहां पर सजेस्ट करूंगा, याद कीजिए हमने थोड़े टाइम पहले ही मिशन शक्ति के बारे में पढ़ा था। तो मिशन शक्ति का संबंध ए सेट से है और प्रोजेक्ट कौटिल्य का संबंध एमी सेट से है। ये दोनों ही एक तरीके के सैटेलाइट, मिसाइल सैटेलाइट थे वो। तो आप उनको, इन दोनों को कंपैरिजन करके पढ़ें, तभी जाके हम इस विषय के साथ न्याय कर पाएंगे। तो अब मैं 2 संस्थाओं के बारे में बात करूंगा, एक है इसरो और एक है DRDO। सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए DRDO। DRDO, इसका पूरा नाम होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आप इसको हिंदी में कह सकते हो रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन। रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन। दरअसल ये DRDO है क्या? भारत के रक्षा क्षेत्र से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए अनुसंधान कार्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्था है ये।
सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1958 में हुई थी, और ये इसके जो अधीन, किस मंत्रालय के इसके अधीन हुई थी, ये है रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री, इसके अधीन हुई थी ये 1958 में। और इसका जो हेड ऑफिस है ये है नई दिल्ली। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे ये थे डॉक्टर DS कोठारी, इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं ये है डॉक्टर G साथेश रेड्डी। ये ध्यान रहे, ये महत्वपूर्ण है। अब देखिए, ये बातें तो हमने पिछले वीडियो में भी कर ली थी, लेकिन इसमें हम वैल्यू एडेड के तौर पर ये शामिल कर रहे हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन के अधीन एक विभाग काम करता है, डिपार्टमेंट काम करता है, उसकी चर्चा करेंगे हम। इसी के नीचे लिखिए, आप यहां पे लिखिए संबंधित विभाग। संबंधित डिपार्टमेंट इसके अंदर एक काम करता है, उस डिपार्टमेंट का नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। बस इतना सा नाम जुड़ा है, ऑर्गेनाइजेशन के स्थान पर ये डिपार्टमेंट आ गया। ये दोस्तों महत्वपूर्ण है, सिर्फ दो ही बातें ध्यान रखनी है, बस कंट्रोल की बात होती है यहाँ पर। इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1980 में हुई थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इसका जो अध्यक्ष होता है ये प्रधानमंत्री होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये मैं क्वेश्चन देख चुका हूं कि DRDO के अंडर में जो विभाग आता है उसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो ये DRDO के बारे में हमने चर्चा की। अब हम इसरो के बारे में चर्चा करेंगे। हेडिंग डाल दीजिए इसरो। इसरो के बारे में हालांकि हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन ये हमारे लिए एक नया मुद्दा आया है, तो इस मुद्दे को पूर्ण रूप से करने के लिए हमें इसको थोड़ा और एक्सप्लेन के साथ पढ़ना पड़ेगा। और इसके अलावा नए नए स्टूडेंट जुड़ते रहते हैं तो उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। हेडिंग डाल दीजिए इसरो। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है ये, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, हिंदी में बोलते हैं इसको, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। आइए जी, इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। ये डेट याद रखें, ध्यान रहे। और इसका जो हेड ऑफिस है ये है बेंगलुरु। कर्नाटक इसका हेड ऑफिस है। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे ये थे विक्रम साराभाई। इन पर क्वेश्चन आया हुआ है विक्रम साराभाई पे। विक्रम साराभाई पर राजस्थान SI 2007 में क्वेश्चन आया था और अन्य एग्जाम में भी आए हुए हैं। ये तो मेरे को ध्यान है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है, तो विक्रम साराभाई को कहा जाता है। तो इसके आगे लिख दीजिए भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक।
अब बात करते हैं हम इनके वर्तमान अध्यक्ष कौन है। वर्तमान अध्यक्ष, इनके वर्तमान अध्यक्ष है के. आपने कल के न्यूज़पेपर में भी पढ़ा, काफी चर्चा में थे के. इन पर भी क्वेश्चन आ चुका है। इन पर क्वेश्चन आया था रेलवे में 2018 में, रेलवे में क्वेश्चन आया था और रेलवे में यह पूछा गया था कि भारत का रॉकेटमैन किसे कहा जाता है। तो इन्हें भारत का रॉकेटमैन की उपाधि से, उपाधि नहीं सॉरी, इन्हें ये सम्मान के तौर पर इन्हें नवाजा गया है। इन्हें कहते हैं भारत का रॉकेटमैन। ये ध्यान रहे, आ चुका है ये क्वेश्चन, रेलवे में आया था ये, भारत का रॉकेटमैन। अब देखिए, हम जानते हैं कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में ये काम करती हैं। यदि हम इसकी बात करें, इसरो है क्या? इसरो दरअसल क्या है, संयोजी और नियमन इकाई है। संयोजी और नियमन इकाई है, कनेक्टिव एंड रेगुलेटेड यूनिट है। किसकी? भारत के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो भी संस्थाएं काम करती है, चाहे वो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा ही क्यों ना हो, अन्य जो भी संस्थाएं हैं, उनकी संयोजी और रेगुलेटेड इकाई है। तो लिख दीजिए, भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्पेस टेक्नोलॉजी बोलते हैं इसको, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के संबंध में जुड़ी हुई संस्थाओं की संयोजी मतलब कनेक्टिव व नियमन इकाई है। कनेक्टिव एंड रेगुलेटेड यूनिट है ये ध्यान रखें। और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत को बुलंदियों पर लेके जाना, ये सब इस पर डिपेंड करता है। रिसर्च वगैरह के सारे काम जो होते हैं इसके अंडर में होते हैं ये। अब मैं बात करूंगा जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी एग्जाम में पूछा जाता है, भारत का पहला कृत्रिम प्रायोगिक उपग्रह, या सीधा सिंपल लैंग्वेज में कहें भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट। ये कब छोड़ा गया, किसने छोड़ा, कहां से छोड़ा, ये पूरे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। आ जाइए। भारत का पहला प्रायोगिक कृत्रिम उपग्रह, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। भारत का पहला प्रायोगिक कृत्रिम उपग्रह, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ये जो है ये है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट, इसकी 3 बातें करेंगे हम। एक तो हम ये बात करेंगे इसको लॉन्च कब किया गया, प्रक्षेपित कब किया गया, ये डेट कई बार पूछी जाती है। एक कहां से किया गया, कहां से किया गया, ठीक है। और एक हम बात करेंगे किसकी सहायता से, हालांकि ये आपको स्थान से ही क्लियर हो जाएगा, किसकी सहायता से किया गया। ये 3 बातें हमने ध्यान रखनी है, जिसमें डेट सबसे इंपॉर्टेंट है। 19 अप्रैल 1975 को किया गया था ये, और इसका जो स्थान था ये था बेंकानूर अंतरिक्ष केंद्र, ये इसका स्थान था। ये वर्तमान में जिसको हम रूस बोलते हैं उसको पहले पूर्व सोवियत संघ कहा जाता था। यूएसएसआर आपने कभी नाम सुना हो, वहाँ से उसकी वो एक सेंटर है, वहाँ पर हमने किया था बेंकानूर अंतरिक्ष केंद्र में। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो किस यान से किया था, ये था इंटरकोस्मोस। ये कई बार मैंने एग्जाम में देखा है, इंटरकोस्मोस
प्रक्षेपण यान, आप कह सकते हो इंटर कॉस्मोस लॉन्चिंग व्हीकल, इंटर कॉस्मोस लॉन्चिंग व्हीकल, इंग्लिश मीडियम के बच्चे ध्यान दें। और सहायता वाला भी ये एग्जाम में पूछा जाता है, पूर्व सोवियत संघ की सहायता से किया गया था ये। तो ये हमने पहला हमारा प्रायोगिक कृत्रिम उपग्रह था, इस पर हमने चर्चा की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है डेट। तो दोस्तों, एमीसेट के पार्ट 2 में हमने प्रोजेक्ट कौटिल्य के तहत इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 2 को अंजाम दिया है, और पार्ट 2 के तहत हमने इसरो और डीआरडीओ के बारे में जानकारी हासिल की है। नेक्स्ट जो अपना पार्ट होगा वो एमीसेट पे ही होगा, उसके वैल्यू एडेड के तौर पर होगा पार्ट 3, जिसमें हम पीएसएलवी और रडार के बारे में आपके एग्जाम के संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो इस सीरीज को मैं यहीं समाप्त करता हूं। इस सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि इससे हम मोटिवेट हों और आपके लिए ही हम अच्छे से अच्छा सीरीज को उपलब्ध करवा सकें। धन्यवाद।